सिनेमा के रुपहले पर्दे से निकलकर एक पूरे राज्य की राजनीति को हिला देने का सफर, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है यार, ये बिल्कुल हकीकत है। आज के इस डीप एनालिसिस में हम थलापति विजय की इसी इनक्रेडिबल जर्नी को डिकोड करने वाले हैं। कैसे वो सिनेमा से निकलकर एक ऐसे राजनीतिक तूफान बन गए जिसने बरसों पुरानी व्यवस्था के सारे समीकरण ही बदल के रख दिए। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इसकी शक्ल हीरो जैसी नहीं है। जरा सोचिए, एक 18 साल का लड़का बड़े बड़े सपने लेकर आता है और उसे मीडिया से ये कठोर और चुभने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। लोग कहते थे, ये लड़का ये कभी स्टार नहीं बन पाएगा। पर उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही तीखा तंज एक ऐसी अंडरडॉग कहानी की नींव रखने वाला है जो आगे चलकर एक पूरी क्रांति का रूप ले लेगी। अब सीधे भविष्य में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 2026 के चुनाव और 108 सीटों का जादुई आंकड़ा। एक नौसीखिए लड़के के अपमान से लेकर एक बिल्कुल नई नवेली पार्टी द्वारा जीती गई इन हैरान कर देने वाली सीटों तक का जो फासला है ना, वो सच में अकल्पनीय है। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये स्थापित सिस्टम को दी गई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आखिर ये इतना विशाल अंतर उन्होंने तय कैसे किया? एक्ट 1, द अनलाइकली सुपरस्टार। देखिए, उनकी शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। भले ही वो एक मशहूर डायरेक्टर के बेटे थे, लेकिन उन पर तुरंत नेपोकिट का ठप्पा लग गया। 1992 में जब शुरुआती फिल्में फ्लॉप हुईं, तो आलोचकों ने खुलेआम लिखा कि उनके पिता बस उन पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पर विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर जबरदस्त मेहनत की, अपने स्किल्स को निखारा, मार्शल आर्ट सीखे और डांस को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। 1996 में उन्हें अपनी पहली बड़ी हिट मिली और फिर 2004 में आई गिल्ली, जिसने तो सच में सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। उनकी फिल्में इतनी विशाल हो गईं कि बॉलीवुड भी उनकी कहानियों के रीमेक बनाकर पैसे छापने लगा। करियर की इस शानदार उड़ान के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी लगातार सुर्खियों में रही। एक तरफ तो उनकी बहुत ही सादगी भरी शादीशुदा जिंदगी थी। 1999 में उन्होंने लंदन से आई अपनी एक बहुत बड़ी फैन संगीता से शादी की। लेकिन दूसरी तरफ समय के साथ अपनी हिट को स्टार त्रिशा कृष्णन के साथ उनके रिश्तों की अफवाहें भी उड़ने लगी। हालांकि ये बातें कभी कंफर्म नहीं हुई और दोनों ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इन चर्चाओं ने उन्हें हमेशा लोगों और मीडिया के ध्यान के केंद्र में बनाए रखा। एक्ट 2, जनता की आवाज बनना। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे 2010 के बाद उनकी दिशा पूरी तरह बदल गई। इस दौर को अगर हम उनका पहला अनकहा पॉलिटिकल कैंपेन कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब उनकी फिल्में सिर्फ मास एंटरटेनमेंट नहीं रह गई थीं। स्क्रीन पर एक ऐसा हीरो उभर रहा था जो किसानों के संघर्ष, युवाओं की बेरोजगारी और सिस्टम के करप्शन जैसे एकदम रियल मुद्दों से टकरा रहा था। उनकी फिल्मों की स्क्रिप्ट धीरे धीरे एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जैसी लगने लगी थी। तमिल जनता को अब उनमें सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि अपना दर्द और गुस्सा समझने वाला एक लीडर नजर आने लगा था। एक्ट 3, जमीनी स्तर की प्रचार रणनीति। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि उनका राजनीति में आना कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। पिछले 10 सालों से एक बहुत ही खामोश और संगठित जमीनी अभियान चल रहा था। उनके हजारों फैन क्लब्स बिना किसी कैमरे या शोर शराबे के दूर दराज के गांव में लगातार काम कर रहे थे। नियमित ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाना, प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचना और गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना। इस साइलेंट सर्विस ने उनके विशाल फैन बेस को एक बहुत ही तगड़ी पॉलिटिकल मशीन में बदल दिया। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक असली धरातल पर काम करने वाले मसीहा के रूप में बदल दिया। पर इस सफर में कुछ बहुत ही कड़े फैसले भी लेने पड़े। 2020 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। असल में उनके अपने ही पिता ने विजय के नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा दी थी और ऐसे में विजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ही पिता को कोर्ट में घसीट लिया। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक और सख्त कदम था, लेकिन इसने जनता को एक एकदम क्लियर मैसेज दिया कि विजय एक ऐसे लीडर हैं जो अपने उसूलों, अपनी पहचान और अपनी इंडिपेंडेंस से कभी समझौता नहीं करते, फिर चाहे सामने उनका अपना परिवार ही क्यों ना हो। अब आप तो जानते ही हैं कि जब पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ती है तो सत्ता को चुनौती मिलती है और फिर राजनीतिक हमले भी शुरू हो जाते हैं। जोसेफ विजय बनाम थलापति विजय का विवाद इसी का एक हिस्सा था। कुछ राजनीतिक विरोधियों ने विजय को उनके जन्म के नाम जोसेफ विजय का इस्तेमाल करके धार्मिक आधार पर घेरने की कोशिश की। हम यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राजनीति में नैरेटिव कैसे गढ़े जाते हैं ताकि किसी उभरते हुए नेता की छवि को एक खास चश्मे से देखा जाए। लेकिन इन तीखे हमलों के बीच उनका जो जवाब आया वो बेहद सधा हुआ और पावरफुल था। सबसे पहले मैं तमिल हूं,
इस एक सेक्युलर स्टेटमेंट ने विरोधियों के सारे हथियार ही छीन लिए। इसने भाषा और संस्कृति के आधार पर पूरी जनता को उनके पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी पहचान को किसी धर्म से नहीं बल्कि सीधा उस माटी से जोड़ दिया जिसने उन्हें बनाया था। एक्ट 4 राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक। 2026 के चुनावों में जब पुरानी और स्थापित पार्टियां इस युवा आंदोलन के सामने पूरी तरह हिल गईं, तो कई लोगों को लगा कि यार ये सफलता तो अचानक मिल गई। लेकिन सच कुछ और ही था। सालों पहले फिल्मों में विजय की कार की नंबर प्लेट पर सीएम 2026 लिखा गया था। ये सिर्फ कोई मजेदार ईस्टर एग नहीं था, ये एक साफ इशारा था कि उनका पॉलिटिकल राइज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सालों पहले तय की गई एक बेहद सोची समझी और लंबी योजना है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस अपार सफलता की असली वजह उनकी ऑथेंटिसिटी है। स्क्रीन पर भले ही वो हवा में उड़कर गुंडों को पीटने वाले एक मास एक्शन मसीहा हों, लेकिन असल जिंदगी की सादगी ने ही उन्हें जनता के दिलों में बसाया। एक आम आदमी की तरह वोट डालने के लिए साइकिल पर जाना या बिना किसी भारी भरकम सिक्योरिटी के रात में अकेले अपनी कार ड्राइव करना, ये सब दिखाता है कि वो सिर्फ ऊंचे मंचों से भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि जनता की बीच के ही इंसान हैं। और यही वो रियल कनेक्शन था जो वोटर्स को सबसे ज्यादा सच्चा लगा। एक शर्मीले मजाक उड़ाए जाने वाले लड़के से लेकर लाखों लोगों की आवाज और एक राजनीतिक वैनगार्ड बनने तक का ये सफर अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या स्क्रीन का ये सुपर हीरो असल जिंदगी में भी एक राज्य का सबसे बड़ा हीरो साबित हो पाएगा? क्या उनका ये जमीनी आंदोलन सत्ता के गलियारों में हमेशा के लिए बदलाव ला सकेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होगी।